खबर के साथ रांची के खेलगांव में जेएमएम के 2 दिवसीय महाधिवेशन की शुरुआत हो गई है। महाधिवेशन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। महाधिवेशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में पार्टी ने राज्य के गांव, गरीब और आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया है। महाधिवेशन में कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। महाधिवेशन में वक्फ पर राजनीति प्रस्ताव, आदिवासी अधिकारों पर जोर, असम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक विस्तार का ऐलान किया गया है। महाधिवेशन में पार्टी के 108 पन्नों की सांगठनिक रिपोर्ट भी पेश की गई। विभिन्न सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार रूप से चर्चा भी की जा रही है। कार्यकर्ताओं का हुजूम चारों तरफ से आ रहा है, इसी में समझ में आ रहा है कि कितना उत्साह है। आपके क्षेत्र से कितने लोग लगभग आए हैं और क्या क्या संशोधन आज हुआ? हमारे क्षेत्र से 150 लोग आया है कार्यकर्ता। क्या क्या अंदर इस 2 दिवसीय अधिवेशन में होना है? अब अधिवेशन के अंदर तो आप जान ही रहे हैं, पहले राजनीतिक प्रस्ताव आएगा, उस पर बहस होगा, फिर सांगठनिक प्रस्ताव आएगा, उस पर बहस होगा, उसके बाद फिर कल हम लोग आगे देखेंगे क्या करना है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। महाधिवेशन की तस्वीर है जेएमएम का ये 13वां केंद्रीय महाधिवेशन, जहां देखिए पहले राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया, उस पर चर्चा हुई। बढ़ते आगे, झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अपने विवादित बयान के बाद घिर गए हैं, जिसके बाद अब उन्होंने सफाई दी है। अब मंत्री ने कहा कि शरीयत और संविधान उनके लिए दोनों बराबर है। वे शरीयत को अपने दिल में और संविधान को हाथ में रखने की बात कहते नजर आए। हालांकि इसके पहले उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उनके लिए शरीयत संविधान से ऊपर है, जिसके बाद से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। एक मीडिया चैनल पर आपने कहा है कि हमारे लिए शरीयत बड़ा है, संविधान नहीं, हम क्या बोले हैं कि मेरे सीने में कुरान है और हाथ में संविधान है। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो भी स्टैच्यू देखिएगा, उनके हाथ में संविधान है। लाठी औजार संविधान है हमारे लिए। हम लोग जैसे पिछड़ी जाति से आते हैं, बाबा साहब ने हम लोग को रिजर्वेशन दिया, तब हम लोग इतना आगे आज बढ़े हैं। तो सुना आपने मंत्री हफीजुल हसन, जिन्होंने कहा कि उनके एक हाथ में संविधान है और उनके दिल में कुरान है। दरअसल इससे पहले उन्होंने कहा था कि जो शरीयत है वो संविधान से ऊपर है, जिसके बाद राजनीति काफी ज्यादा गर्मा गई थी और कई बयानों के जरिए हमला उन पर शुरू हो गया था। खासतौर पर विपक्ष की तरफ से उन पर हमला किया जा रहा था, जिसके बाद अब उनकी तरफ से सफाई दी गई है। एक बार फिर से उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि पहले जो उन्होंने बताया कि उनके दिल में कुरान है तो हाथ में संविधान है। न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, मंत्री जी का ये अब यू टर्न देखने को मिल रहा है। देखिए, मंत्री जी के बारे में जो बताया जा रहा है कि उन्होंने किसी निजी चैनल से तो बातचीत की थी, जहां उन्होंने शरीयत को बताया था, शरीयत ऊपर बताया था। बाद में उन्होंने यूटर्न लिया है। सवाल यह है कि मंत्री जी की क्या जुबान फिसल गई थी या फिर मंत्री जी ने ऐसा क्यों कहा। सबसे बड़ी बात है कि जब से देखिए वक्फ संशोधन जो कानून है उसके आने के बाद से तमाम लोग अपनी राय जो रख रहे हैं। देखिए, मंत्री जी हमेशा से कह सकते हैं कि समझदारी से बयान करते हैं, मीडिया में चीजों को बोलते भी हैं, जिम्मेदारी से मीडिया में बात करते हैं, लेकिन जाहिर है कि आखिर उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। हालांकि यू टर्न होने के बाद उन्होंने जरूर कहा कि तो दिल में शरीयत है, हाथ में संविधान है, चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की। लेकिन चूंकि सियासत में एक बार अगर मौका मिलता है तो जाहिर है कि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसे मौका को छोड़ती नहीं। तो ऐसे में देखिए कांग्रेस ने भी एक बहुत जिम्मेदारी से एक बात कही कि जो है कि मंत्री जी चूंकि जिम्मेदारी से बात करते हैं, संवैधानिक पद पर हैं, लिहाजा जिम्मेदारी भी उनकी ज्यादा है। तो ऐसे में अब देखना है कि मंत्री जी, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि वक्फ संशोधन जो कानून बन चुका है, तब ऐसे में इस पर सियासत भी खत्म हो जाएगी। सियासत का यह दौर चलेगा, बयानबाजी का दौर भी चलेगा। ऐसे में संयम रखना और चीजों को जिम्मेदारी के सामने मीडिया से बात करना, ये सिलसिला कब तक रह पाता है। परीक्षा में मंत्री जी कितने पास हो पाते हैं, सियासत कितनी पास हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात हजारीबाग की। हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र में यज्ञनगर भ्रमण के दौरान हुए पथराव के बाद स्थिति अब सामान्य है।
लेकिन दोनों समुदाय के बीच स्थिति अभी भी तनावपूर्ण देखने को मिल रही है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल कल बरकट्ठा के झुरझुरी गांव में नगर भ्रमण के दौरान पथराव किया गया था, जिसमें कई महिलाएं घायल हो गई थीं। बताया जा रहा है कि तरबेजवा मस्जिद के पास पथराव की घटना हुई थी। पथराव और हिंसा से नाराज लोगों ने जीटी रोड जाम कर दिया था और आगजनी कर विरोध भी जताया था। जानकारी के मुताबिक उपद्रवियों ने घर में रखे पुआल में आग लगा दी, जिस कारण करीब 6 जगह पर आग लग गई। अतिरिक्त एसपी अरविंद कुमार सिंह ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के ऊपर भी नजर रखी जा रही है। किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान न देने की अपील लोगों से की जा रही है। यहाँ पे कोई भी प्रशासन नहीं है, 1 घंटा से ऊपर से चल रहा है ये अभी तक। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उस वक्त की जब हिंसक झड़प के बाद हालात काफी ज्यादा खराब हो गए थे। और आपको बता दें कि कई दुकानों में भी आग लगा दी गई थी और हजारीबाग में शिवरात्रि के मौके पर ये जो बवाल जो मचा था, दरअसल नगर भ्रमण के लिए मूर्ति निकाली गई थी और ऐसे में पथराव की बात कही जा रही है। हालांकि प्रशासन की टीम की तरफ से काफी एक्टिव तरीके से इस मामले पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई। हजारीबाग के बरकट्ठा में यज्ञ जुलूस के दौरान 2 समुदाय के बीच झड़प को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। हजारीबाग से बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने इसके लिए कमजोर प्रशासनिक तंत्र को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग में बार-बार इसी तरह की घटना घट रही है, जो कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक को दर्शाता है। लोगों का प्रशासन के प्रति डर खत्म हो गया है। प्रशासन अगर कड़ाई से काम करता तो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। देखिए, कमजोर प्रशासनिक तंत्र जो है, तो किसी का वकालत नहीं कर रहा, मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूं। आप सोचिए कि अगर कोई इस प्रकार की घटना हमेशा अगर होती है तो जरूर कहीं ना कहीं प्रशासन से चूक हो रहा है, तभी हो रहा है, या प्रशासन के प्रति लोगों का डर कम हो गया तभी हो रहा है। प्रशासन अगर सख्ती से काम करे तो शायद ये जो अभी हो रहा है ये देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए, हिंदुओं के त्योहार में बवाल क्यों, इसी सवाल को लेकर जो है बवाल मचा हुआ है और बीजेपी के सांसद की तरफ से भी ये बयान दिया गया। हालांकि उनका आरोप प्रशासन पर था। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि प्रशासन का कमजोर रवैया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बढ़ते आगे, सुप्रीम कोर्ट ने लंबित बिलों को लेकर राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेकर निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में लंबित बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश का झारखंड पर भी असर दिखने लगा है, क्योंकि झारखंड में भी राज्यपाल के पास कई बिल लंबित हैं। अनुमान जताया जा रहा है कि इन लंबित बिलों को भी जल्द मंजूरी मिल सकती है। इन सभी मुद्दों को लेकर संवाददाता संजय सिन्हा ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो से खास बातचीत की है। राज्यपाल के पास लंबित बिलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो ताज़ा आदेश आया है उस पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ यहाँ जो है झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो हैं। हम सर से ही जानेंगे कि झारखंड में जो लंबित बिल हैं राज्यपाल के पास, उनको क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उस पर क्या असर पड़ेगा? ये तो हम समझते हैं साधारण सी बात है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ सरकार और बहुमत के सरकार वो राज्य के हित में निर्णय लेते हैं और राज्य के हित में कानून बनाने का अधिकार उनके पास है। और जब कानून विधेयक के रूप में विधानसभा के पटल पर पेश होता है, फिर पास भी होता है और पास होने के क्रम में उसमें विचार करने के लिए महामहिम राज्यपाल के पास भी वो बिल जाता है। लेकिन जाने के तुरंत बाद वह महामहिम के वहाँ से वापस आता है और यह कानून का रूप लेता है और जो पूरे राज्य के जनता उस कानून से आच्छादित होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा आदेश का झारखंड में क्या असर पड़ने जा रहा है वो आपने सुना कि स्पीकर ने क्या कहा। लेकिन साथ बता रहे हैं कि जो राज्यपाल के पास जो लंबित बिल है, जो महत्वपूर्ण बिल लंबित हैं, उन्हें झारखंड में अब मंजूरी दी जा सकेगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
और कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता दें, जहां कांग्रेस के सीनियर लीडर और प्रशासन के बीच नोकझोंक की खबर मिल रही है। अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। प्रशासन ने कांग्रेस नेताओं को जाने से रोका, जिसके बाद कांग्रेस नेता का पारा हाई हो गया और वो सुरक्षा में लगे जवानों के साथ नोकझोंक करने लगे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की एक्सक्लूसिव, जब देखे कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रशासन के साथ ही उलझ पड़े। और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कांग्रेस के सीनियर लीडर जो हैं वो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और जब प्रशासन की टीम ने उन्हें रोका तो वो उनके साथ उलझ गए। और रांची से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां श्री राम जानकी तपोवन मंदिर का शिला पूजन किया गया। शिला पूजन में सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। सीएम हेमंत सोरेन ने मंदिर की आधारशिला रखी है और अयोध्या की तर्ज पर भव्य राम मंदिर यहां भी बनाया जाएगा। राम जानकी तपोवन मंदिर की जगह पर भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जब वो पूजा अर्चना में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने इस मंदिर की आधारशिला रखी है। अयोध्या की तर्ज पर यहां भव्य राम मंदिर बनाने की बात कही जा रही है। आधारशिला जो रखी गई है, हम चाहेंगे कि ये जल्द से जल्द पूरा हो। जो यहाँ के आस्था है उसको और मजबूती मिले, राम भक्तों की खुशी को और हम लोग बढ़ा पाए। इसके विस्तार नहीं, आज का तो सबसे शुभ दिन है कि जितने भी भक्त रहे यहाँ से जुड़े रहे, और जब अयोध्या में राम मंदिर बना तो ये लोगों के मन में ये एक चेतना जगी कि यहाँ राम जानकी मंदिर बने। ये एक पुराना मंदिर रहा है यहाँ का, और जब ये चेतना हुआ है तो आप देख रहे हैं कि हाथे हाथ सब लोगों ने अपना भूमिका निभाना तय किया है। अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर अब रांची में भी राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ये आपको निवारनपुर में जो तपोवन मंदिर है वहीं पर इसका निर्माण किया जाएगा। आज इसका शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य यजमान के तौर पर पधारे। पूजा में खास क्या कुछ रहा, सीधे तपोवन मंदिर के जो मुख्य पुजारी उनसे जानेंगे कि आज जो पूजा हुई, शिलान्यास पूजा, उसमें खास क्या रहा। देखिए, खास नहीं है, यही प्रधान है। चूंकि इसके बिना मंदिर का निर्माण असंभव है। शिला पूजन का ही मान्यता है कि मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। और चूंकि झारखंड में रांची में पहला नागर शैली विधि से मंदिर का निर्माण है, तो नागर शैली विधि का जो परंपरागत रिवाज है, उस रिवाज से पहले पूरे शिला पूजन, उसके बाद यहाँ का नेव का कार्य, उसके बाद यहाँ मंदिर जो पूरा बनना है वो केवल मकराना पत्थर से लगना है। चूंकि यहाँ न तो रड और सीमेंट का उपयोग करना है, तो इन सब विधि व्यवस्थाओं को देखते हुए सारा कार्य चल रहा है। जो आज शिलान्यास पूजा हो रही है वो पूजा दरअसल आप देख सकते हैं कि वो पूजा यहाँ पर अयोध्या से, भिवानी से, हिमाचल प्रदेश से, तमाम जगहों से पुजारी आए हैं और बाकायदा इसकी पूजा करा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि शिला जो पूजन होता है उसको लेकर तमाम गणमान्य लोग यहाँ बैठे हैं। तमाम गणमान्य लोगों को पुजारी जो है वो शिला पूजन कराएंगे। तो समझ जाइए 100 करोड़ की लागत से अयोध्या की तट पर रांची के निवारनपुर में, जहां की वर्तमान में राम जानकी तपोवन मंदिर है, वहीं पर भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। और जाहिर है कि इसको लेकर भक्तों में, श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। बढ़ते आगे, गिरिडीह में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने माल्यार्पण किया और देशवासियों को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि बाबा साहब का जो सपना था कि देश को शिक्षित बनाना है, महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रहे हैं। आज बाबा साहब को नमन करते हैं, उनके जयंती के अवसर पर हम सभी नमन करते हैं। और साथ ही साथ बाबा साहब का जो संविधान के तहत
भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि संविधान को हम जीते हैं, यानी बाबा साहब द्वारा रचित जो संविधान है उस संविधान को अक्षरशः पालन कैसे किया जाए। देखिए, धनबाद में लगातार चैन स्नैचिंग गिरोह एक के बाद एक चेन छिनतई की घटना को अंजाम देते आ रहे हैं। घटना सरायढीला थाना के कुसुम विहार की है, जहां बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने मंदिर से लौट रही महिला के गले से सोने की चेन छीनी और फरार हो गए। दोनों अपराधी बलियापुर रोड की तरफ भाग गए। पीड़ित महिला ने बताया कि चेन की कीमत करीब 1 लाख रुपए है। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मंदिर से आ रहे थे, 4-5 लेडीज साथ में थे और एक बाइक में 2 लोग आए। पीछे में लाल शर्ट पहने थे, लाल गमछा माथा पे बांधे हुए थे और मेरे राइट साइड से वो छीन कर चले गए। बालाजी रोड तरफ उन लोग निकले हैं, बलियापुर रोड में। कितने का कीमत था? 12 ग्राम का। कितना कीमत होगा इसका? वो 12 ग्राम तो अभी उसका क्या रेट चल रहा है? लाख रुपए का। हाँ, 12 ग्राम का चेन था मेरा। 12 ग्राम। कितना कीमत? 90,000 के आसपास। और अगली खबर आपको गढ़वा से बताते हैं, जहां रमकंडा प्रखंड में स्टेडियम निर्माण के शिलान्यास को ग्रामीणों ने रोक दिया है। सबाने गांव में स्टेडियम निर्माण का शिलान्यास करने के लिए संवेदक और स्थानीय बीजेपी नेता पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए शिलान्यास को रोक दिया गया। बता दें कि विधायक सांसद की ओर से शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसको लेकर खेल मैदान में टेंट पंडाल लगाए गए थे। शिलान्यास की बात सुनते ही गांव वाले लाठी डंडा से लैस होकर खेल मैदान पहुंचे और विरोध करते हुए शिलापट तोड़ दिया। ग्रामीणों ने जमीन को खुद का बताते हुए स्टेडियम निर्माण नहीं करने का विरोध किया है। हालांकि मेसर्स पिंड्रा इंटरप्राइजेस के संवेदक ने मामले में 50 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस सब मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हम लोग अपना गांव का नाम है सबाने और पंचायत उदयपुर और प्रखंड रमकंडा के अंतर्गत आते हैं और यहाँ का जमीन स्टेडियम के नाम पर छीना जा रहा है। बिरसा मुंडा, सिंधु कंदू, चांद भैरव जैसे नाम लेकर के यहाँ का जमीन लूटने का काम किया जा रहा है, जिसमें हम लोग विरोध के संबंध में हम लोग यहाँ पूरा गांववासी हम लोग खड़ा हुए हैं। बताइए क्या मामला है? ये मामला है कि हम लोग का ये बाप दादा से लिया हुआ जमीन है। राजा से बाप दादा लोग लिया है, राजा साहब से लिया है, और ये जमीन पर स्टेडियम पास कराया जा रहा है। तो हम लोग इसके लिए इनकार कर रहे हैं कि हम लोग का जमीन का संख्या बहुत कम है, इसके चलते नहीं बनने देने का निर्णय। वाला इस जमीन के लिए बहुत हम लोग लड़ रहे हैं, पहले बच्चे तब पर भी नहीं हो रहा है, और यहाँ अपना मर्जी यहाँ स्टेडियम बन रहा है, इसलिए हम लोग नहीं बनाने देंगे, यहाँ पे कभी नहीं बनाने देंगे।